वन सो दिस हैज थ्रू सो हम लोगों ने चैप्टर 20 स्टार्ट कर चुका था, हाउ टू प्लांट रिप्रोड्यूस, और हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट बना रखा था जो हम लोगों ने उस पार्ट में टोटल 3 पेज कवर कराए थे। तो हम लोग आज 4th पेज से स्टार्ट करेंगे। तो 4th पेज का टॉपिक क्या लिखा है? टॉपिक लिखा है सीड डिस्पर्सल। तो पहली बात, सीड डिस्पर्सल होता क्या है? सीड डिस्पर्सल मतलब सीडों को फैलाना, बीजों को फैलाने को सीड डिस्पर्सल कहते हैं। अभी आगे क्या लिखा है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट सीड्स आर डिस्पर्स्ड ओवर अ वाइड एरिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सीड है, जो बीज है, वो बहुत बड़े एरिया में फैलाए गए हैं। वो पास फैलाएंगे होंगे तो किसी की अच्छी ग्रोथ ही नहीं होगी। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। जो प्रोसेस है स्कैटरिंग ऑफ सीड मतलब सीडों को फैलाना। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, तो जब मैं आपको टॉपिक बताया था उसका मतलब भी यही है और इसका मतलब भी यही है। मतलब सीडों को फैलाने को सीड डिस्पर्सल कहते हैं। इफ ऑल द सीड फेल एंड ग्रो beneath द पेरेंट प्लांट इट विल कॉज ओवरक्राउडिंग। अगर सारी सीड गिर गई पेरेंट प्लांट के नीचे, मतलब जिस प्लांट से हम लोगों को ये बीज मिले थे उस प्लांट के नीचे गिर गई तो फिर ओवर क्राउडिंग हो जाएंगी, सब लोग एक ही जगह उग जाएंगे ना, इससे किसी की अच्छी ग्रोथ ही नहीं होगी, कोई अच्छे से उगेगा ही नहीं। द सीड वुड हैव टू स्ट्रगल फॉर स्पेस, एयर, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट। जो सीड है, जो बीज है, उसको संघर्ष करना पड़ता है। किस चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है? उसको स्पेस के लिए, जगह के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, एयर के लिए, हवा के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए और सनलाइट के लिए। सूर्य की जो लाइट होती है ना, सन की जो लाइट होती है उसको सनलाइट कहते हैं। इसलिए सीड को संघर्ष करना पड़ेगा, बीज को। The hand seed dispersal ensures that all the seed get a better chance of finding the right conditions to grow in. जो सीड डिस्पर्सल जो है वो कहते हैं कि जो सभी सीड्स हैं उनको एक बेटर चांस मिलना चाहिए, एकदम अच्छा चांस मिलना चाहिए कि वो एकदम अच्छी कंडीशन, अच्छी तरीके से वो उगे। अच्छी तरीके से उगनी चाहिए ना सभी बीज, तभी तो फसल एकदम अच्छी होंगी, जो खाना होगा वो अच्छा होगा। फिर आगे क्या लिखा है? सीड आर डिस्पर्स्ड इन वेरियस फेज टू फॉर्म न्यू प्लांट। जो सीड है, जो बीज है, वो डिस्पर्स्ड है, वो फैलाए गए हैं, बहुत अलग अलग तरीके से फैलाए गए हैं। टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, नए प्लांट में उगने के लिए वो अलग अलग तरीके से फैलाया जाता है उनको, सीड्स को। और वो कौन से तरीके हैं? एक विंड डिस्पर्सल है, वाटर डिस्पर्सल है और एनिमल डिस्पर्सल भी है। एनिमल डिस्पर्सल ये रहा, एनिमल डिस्पर्सल भी है। और एक क्लास 2 है, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन और डिस्पर्सल बाय ग्रेविटी। ये टोटल 5 सीड डिस्पर्सल है जो हम लोग अभी इस वीडियो में जानेंगे और ये पूरा चैप्टर हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग अभी इधर से स्टार्ट करेंगे विंड डिस्पर्सल से। विंड डिस्पर्सल, सम सीड दैट आर वेरी लाइट इन वेट आर कैरीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बाय द विंड। जो कुछ सीड होते हैं, जो कुछ बीज होते हैं, वो बहुत वेरी लाइट, बहुत हल्के होते हैं वेट में, उनका वजन बहुत कम होता है। जो हवा जब आएंगी उनका वजन जो है बहुत कम है, हवा आएंगी तो उनको उड़ा ले जाएंगे ना। जैसे आपने पन्नी देखी होंगी, हवा जब थोड़ी सी भी आती है तो पन्नी उड़ने लग जाती है, जाने लग जाती है। तो वैसे वो जहाँ पे वो उगे थे ना, जहाँ पे वो बीज हुए थे, पेरेंट प्लांट मतलब जहाँ से वो बीज आए थे, उस प्लांट से वो दूर चले जाएंगे क्योंकि हवा उनको दूर ले जाएंगे ना। हवा जहाँ पे जिस डायरेक्शन से वो आ रही होंगी उस डायरेक्शन से वो चले जाएंगे पेरेंट प्लांट से दूर। दिस इंक्लूड ऑर्चिड एंड पॉपी सीड। इसका मतलब है कि जो विंड डिस्पर्सल के जो एग्जाम्पल है ना, वो ऑर्चिड और पॉपी सीड है। Some seeds such as dandelion have hair-like growths that catch the wind and help carry the seeds away from the parent plant. इधर बोला है कि कुछ बीज जैसे डैंडेलियन, उसकी हेयर लाइक ग्रोथ होती है, जैसे हमारे बाल होते हैं ना वैसे उसकी ग्रोथ होती है, वैसे वो उगता है हमारे बालों जैसे। आप पे देख सकते हो डैंडेलियन, ये जो ऐसे लाइन बने हैं, ये बालों जैसे होते हैं ना, तो उनकी हेयर लाइक हमारे बालों जैसे उनकी ग्रोथ होती है।
और वो विंड को पकड़ के रखते हैं, और वो जो सीड होते हैं ना, सीड को पेरेंट प्लांट से दूर लाते हैं। पेरेंट प्लांट पे नहीं रखते, पेरेंट प्लांट से दूर ले जाते हैं। कौन दूर ले जाते हैं? डैंडेलियन प्लांट। डैंडेलियन प्लांट नहीं, डैंडेलियन सीड है ये। डैंडेलियन एक बीज है ना। फिर अभी आगे क्या लिखा है? वाटर डिस्पर्सल। सम सीड्स आर होलो एंड फिल्ड विद एयर एंड दे गेट कैरीड अवे बाय वाटर। मीन्स कुछ जो सीड है वो होलो है, वो हल्की है। मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ कि अच्छे से दिखे। वाटर डिस्पर्सल में लिखा है कि कुछ सीड मतलब कुछ बीज जो होलो है, होलो मतलब जो एकदम अंदर से पूरे खाली है, और उनमें आपको पता है जो चीज़ खाली रहती है अंदर से उधर हवा भरी रहती है एंड दे गेट कैरीड अवे बाय वाटर। जैसा आपने देखा होगा कि कोकोनट, इसका एग्जांपल कोकोनट और पाम सीड्स है। जैसा आपने देखा होगा कोकोनट एकदम सीड्स वगैरह के बीच में रहता है ना, तो फिर जैसे उससे कोकोनट गिरता है तो फिर वो खाली रहता है और उसमें हवा भरी रहती है। तो वो जब पानी की जो वेव्स आती है ना, पानी की जो वेव्स आती है वो उसको ले जाती है। आपने कभी कभार देखा होगा कि आपने कभी समुद्र में आप एक बार चप्पल भी रख दोगे, वेव्स आ रही होंगी और आप चप्पल रख दोगे तो फिर वो चप्पल आगे जाएंगी, पानी के साथ वो चप्पल कहीं चली जाएंगी। पानी जिस डायरेक्शन पानी की जो वेव आ रही है उस डायरेक्शन में वो चली जाएंगी। दिस इंक्लूड कोकोनट एंड पाम सीड। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है कोकोनट और पाम सीड। फैंटास्टिक में क्या लिखा है? कोकोनट में गेट कैरीड अवे फॉर 1000 ऑफ किलोमीटर अक्रॉस द सीज एंड ओशन। मीन जो कोकोनट होता है वो 1000 से भी ज़्यादा किलोमीटर सीज और ओशन से वो दूर रहते हैं। जो समुद्र होता है उससे वो हज़ारों से भी ज़्यादा किलोमीटर्स वो दूर रहता है। कौन दूर रहता है? कोकोनट्स। नेक्स्ट है एनिमल डिस्पर्सल। फ्रूट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ सम एनिमल्स while only the pulp of the fruit is digested. The seed or the pips and stone get passed out of the digestive system and are thus dispersed. जो एनिमल डिस्पर्सल में क्या लिखा है? जो फ्रूट्स कुछ एनिमल्स की जो डाइट होते हैं, कुछ एनिमल का जो खाना होता है वो फ्रूट होते हैं, वो फल होते हैं ना। आपने देखा होगा कुछ एनिमल फल खाते हैं। while only the pulp of the fruit is digested. लेकिन जो फ्रूट का जो पल्प होता है ना, आपने फ्रूट का पल्प आपने देखा होगा, फ्रूट का जो पल्प है सिर्फ वही डाइजेस्ट होता है, वही पचता है। The seed or the pips and stones get passed out of the digestive system and are thus dispersed. उन जो सीड्स है जैसे पिप्स और स्टोन्स, जब वो पल्प डाइजेस्ट होता है, पल्प से फंसता है, तो फिर वो जो सीड है, जो पिप्स है और जो स्टोन्स है वो उनकी बॉडी पे वो से फंस जाता है। वो जो सीड होती है ना उस तरह की, तो फिर उनसे वो बाहर आ जाती है, सीड उनके मुंह से निकल जाती है और वो डिस्पर्स हो जाती है। वो ऐसा हो जाता है उधर एनिमल डिस्पर्सल में, और वो डिस्पर्स हो जाती है। पेरेंट प्लांट से तो दूर ही हो जाएंगी ना वो। द सीड्स ऑफ सी होली एंड द बडरॉक प्लांट हैव हुक्स ऑन देम। मैं आगे कर लेता हूँ कि अच्छे से दिखे। द सीड्स ऑफ सी होली एंड द बडरॉक प्लांट हैव हुक्स ऑन देम विच गेट अटैच्ड टू द फर ऑफ एनिमल्स। द सीड्स ऑफ सी होली एक प्लांट का नाम है, एंड द बडरॉक प्लांट ये भी एक प्लांट है, हैव हुक्स ऑन देम। आप इधर देख रहे होंगे कि हुक्स क्या होता है। इधर ये देख रहे हो, ये बडरॉक प्लांट है। ये पूरा ये बडरॉक प्लांट में जो ऐसे देख रहे हो ना, जैसे डैंडेलियन में थे हर जैसे उगते थे, वैसे इसके भी इसको हुक्स कहते हैं। ये जो बडरॉक प्लांट है और जो सीड्स ऑफ सी होली प्लांट है, इनमें ये हुक्स होते हैं, इनमें ये सब हुक्स होते हैं। तो फिर अभी यहाँ पे हम लोग थे, वो उनकी बॉडी से अटैच हो जाता है। वो जो हुक्स थे ना, वो एनिमल्स का फर शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि जैसे पोलार बियर, आपने पोलार बियर देखा होगा, उसका जो वाइट कलर का जो था ना, ठीक वाइट कलर का जो था वो होता है फर ऑफ एनिमल्स। वाइट कलर का जो सामने से दिख जाता था वो है फर है वो एनिमल का जो फर है। एनिमल तो पोलार बियर हो गया और उसका फर वाइट कलर का है। विच गेट अटैच, तो उनसे चिपक जाता है। द एनिमल्स लेटर शेक ऑफ दिस शीट्स far from the parent plant and thus help in seed dispersal. मीन जो एनिमल्स है, लेटर शेक ऑफ एनिमल्स के मुंह से बाहर आ जाता है ना सीड,
मतलब वो एक ही जगह बैठ के थोड़ी ना खाना खाएंगे, वो जब खाना खाएंगे उसके बाद भी तो वो चलते रहते हैं, घूमते, वो कहीं जाते रहते हैं ना। तो फिर जब वो जाते रहते हैं, जब उनका पच जाता है, उधर से पच जाता है, तो फिर वो जो सीड है वो उनके मुंह से वो सीड उनके मुंह से बाहर आ जाती है, और वो पेरेंट प्लांट से तो दूर जाएगा, वो पेरेंट प्लांट से दूर चला जाता है वो सीड, और वो सीड के डिस्पर्सल में हेल्प होता है, क्योंकि वो सीड जाएंगी तो फिर बाद में ही तो वो जो बीज होगा वो उग जाएगा उधर ही। अभी फैंटास्टिक में क्या लिखा है पढ़ते हैं। फैंटास्टिक में लिखा है, टू प्रिपेयर फॉर द कोल्ड विंटर मंथ्स स्क्वेरल्स कलेक्ट आर्कॉन्स एंड बरी देम। जो गिलहरी है वो ठंडे, वो विंटर मंथ्स के लिए, जो सर्दियों के जो मौसम है उसके लिए वो आर्कॉन्स कलेक्ट करती है। आर्कॉन जो है वो बीज होता है, और फिर बाद में उनको बरी कर देती है। द स्क्वेरल्स ऑफन फॉरगॉट अबाउट दिस आर्कॉन्स एंड देन which then grow into oak trees। वो जो स्क्वेरल्स, वो जो गिलहरी है, वो बाद में भूल जाती है आर्कॉन्स के बारे में, जो उसने सर्दी के मौसम में वो कलेक्ट करती है ना, वो कलेक्ट करती है आर्कॉन्स को। आर्कॉन्स में आपको फिर से बता रहा हूँ, वो एक बीज है जो बाद में वो भूल जाती है आर्कॉन्स को, जो बाद में ओक ट्रीज बन जाता है। कौन क्या बच जाता है, जो आर्कॉन्स है वो ओक ट्रीज बन जाता है बाद में। अभी नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है, नेक्स्ट पेज में लिखा है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। सम प्लांट्स सच एज ब्रूम, पीस एंड बीन्स हैव पोड्स दैट एक्सप्लोड एज दे रिपेन। जो कुछ प्लांट जैसे ब्रूम, पीस और बीन्स है, वो है उनमें पॉड्स होते हैं जो एक्सप्लोड जब भी हो जाते हैं, जब रिपेन, जब वो पक जाते हैं ना, सीधा वो फट जाता है, विस्फोट करते हैं, वो विस्फोट हो जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो बम फटाके हम लोग फोड़ते हैं, वो विस्फोट जैसे एकदम कुछ बड़े फटाके फोड़ते हैं तो एकदम फट से आवाज़ आती है ना, एकदम तेज से फटाफट आवाज़ आती है। तो वैसे जब वो ब्रूम, पीस और बीन्स ऐसे वो जो प्लांट्स हैं, जैसे वो पक जाते हैं वैसे एकदम फट जाते हैं। दिस एक्सप्लोजन हेल्प टू स्कैटर द सीड्स। जो ये एक्सप्लोजन है वो स्कैटर सीड्स को फैलाने की मदद करती है, क्योंकि जैसे वो फट जाएंगे तो उसके अंदर जो सीड्स होंगी ना, वो सीधा बिखर जाएंगी, और वो पास तो बिखरेंगी नहीं, दूर दूर बिखर जाएंगे ना। तो फिर इससे जो सीड्स की जो फैलाते थे ना, उसमें हेल्प होंगी। अभी नेक्स्ट में क्या लिखा है, नेक्स्ट में लिखा है डिस्पर्सल बाय ग्रेविटी। लार्ज हैवी फ्रूट्स सच एज एप्पल्स जस्ट ड्रॉप ऑफ द ट्री ऑनटू द ग्राउंड एज दे रिपेन। डिस्पर्सल बाय ग्रेविटी में क्या लिखा है, लार्ज हैवी फ्रूट्स, मतलब जो एकदम लार्ज है, मतलब एकदम ताकतवर नहीं, जो एकदम वजन में बहुत भारी है, जैसे एप्पल जस्ट ड्रॉप ऑफ द ट्री ऑनटू द ग्राउंड एज दे रिपेन। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे एप्पल्स आइंस्टाइन के साथ कैसा हुआ था, अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ कैसा हुआ था। आइंस्टाइन एक पेड़ पे बैठा था और फिर ऊपर से सीधा एप्पल आ गई थी, इसलिए तो उसने ग्रेविटी खोजी थी। वो जान हर एक चीज़ में क्या था कि वो क्यों नहीं जाई, इसलिए तो ग्रेविटी आई थी ना, ग्रेविटी का पता चला था ग्रेविटी क्या होती है। जो जैसे एप्पल जैसे फ्रूट जो है जिनका भारी वजन होता है, जैसे वो पक जाता है वो ट्री से नीचे गिर जाते हैं। दिस फ्रूट्स कैन देन बी कैरीड अवे फ्रॉम द parent plant by animals by water, or they might just simply lower away। मीन्स ये जो फ्रूट्स होते हैं ना, ऐसे फ्रूट्स वो पेरेंट प्लांट से दूर चले जाते हैं एनिमल्स की वजह से। एनिमल्स उनको खा लेंगे और उनसे सीड निकल जाएंगे, ऐसा होगा फिर बाद में, इसलिए वो दूर जा सकते हैं। या फिर वो वाटर से चले जाएंगे, मतलब पानी उनको ले जाएंगे ना, पानी की वेव्स चलेंगी, तो ऐसे भी वो पेरेंट प्लांट से दूर जा सकते हैं। या फिर वो ऊपर से एकदम, या फिर वो सीधा नीचे गिरेगा, तो फिर वो घूमने लग जाएंगी ना एप्पल जैसे फ्रूट जो घूमने लग जाएंगे, और वो वैसे भी दूर चले जाएंगे पेरेंट प्लांट से। वेरी ऑफन देयर सॉफ्ट स्किन में बर्स्ट ओपन टू स्कैटर द सीड इनसाइड। मतलब ये जैसे एप्पल वगैरह की सॉफ्ट स्किन होती है ना, एकदम ऊंचाई से गिरेंगे तो फिर उनकी जो स्किन होंगी ना, उनकी जो रेड कलर ग्रीन कलर के जो पेल्स आते हैं ना एप्पल्स, वो बर्स्ट हो जाएंगे, वो फट जाएंगे। ऐसा नहीं कि एकदम तेज़ी से फटेंगे, फटने की तो आवाज़ एकदम धीरे ही आएंगी, और उनके जो सीड होंगे ना अंदर के, वो फैल जाएंगे। उनके जो सीड होता है वो फैल जाएंगे।
अभी नेक्स्ट टॉपिक में आ गए। टॉपिक का नाम क्या है? न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव, स्टेम्स एंड रूट्स। मतलब जो नए प्लांट बनाए जा सकते हैं। किससे नए प्लांट बनाए जा सकते हैं? लीव से बनाए जा सकते हैं, स्टेम से बनाए जा सकते हैं, रूट से बनाए जा सकते हैं। सीड से तो हम लोग बनाते थे, लेकिन लीव, स्टेम्स और रूट से भी नए प्लांट बनाए जा सकते हैं। तो अभी स्टार्टिंग की लाइन में क्या लिखा है? वाइल न्यू प्लांट यूजुअली ग्रो फ्रॉम सीड, दे कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम द लीव, स्टेम्स एंड रूट्स फ्रॉम द ऑफ द पेरेंट प्लांट। मीन्स जो वैसे तो जो नए प्लांट है वो सीड से ही बनाए जाते हैं, लेकिन वो लीव, स्टेम्स और रूट्स जो प्लांट है ना, जो प्लांट हम लोग लगाते हैं उनके लीव, स्टेम्स और रूट से भी जो नए प्लांट है वो ग्रो कर सकते हैं, वो उग सकते हैं, वैसे भी वो उग सकते हैं। न्यू प्लांट इमर्ज फ्रॉम द रूट्स ऑफ डैंडिलियन प्लांट। जो नए प्लांट है वो डैंडिलियन प्लांट की रूट से उगेंगे। इधर बताया था रूट से भी उग सकते हैं, तो फिर वो डैंडिलियन प्लांट के रूट से उगेंगे। गार्लिक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टेम। सबको पता है कि जो गार्लिक है वो एक स्टेम का एकदम स्पेशल टाइप है। क्लोव्स ऑफ अ गार्लिक कैन बी यूज्ड टू ग्रो अ न्यू प्लांट। जो क्लोव्स है, क्लोव्स क्या होते हैं? गार्लिक के क्लोव्स, गार्लिक के वाइट कलर के जो होते हैं वो क्लोव्स होते हैं गार्लिक के। क्लोव्स मैं आपको दिखाता हूँ, वो नए प्लांट बना सकते हैं। क्लोव्स देखो, ये लिखा गार्लिक क्लोव्स लिखा है। जो वाइट कलर के जो आपको दिख रहा है ना, वाइट कलर का, ये पूरा वाइट कलर का, ये होते हैं क्लोव्स गार्लिक के। और इनसे ना नए प्लांट बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं? इनसे नए प्लांट बनाए जा सकते हैं। द पोटैटो इज ऑल्सो अ स्टेम विच हैज़ बर्ड और आइज। जो पोटैटो है वो भी एक स्टेम ही है जिसमें बर्ड और आइज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ बर्ड और आइज। ये दिख रहा है आपको, इधर पोटैटो है, ये यहाँ पे पोटैटो है, ये दिख रहा है, ये सब ये जो दिख रहा है ऐसे ऐसे, ये बर्ड और आइज है पोटैटो के। ये जो पोटैटो मतलब आलू होता है, आपको बता दो, पोटैटो मतलब आलू। जो आलू होता है उसमें ऐसे ऐसे, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, ये वाइट कलर का ऐसा ये होते हैं। इनसे नए प्लांट आ सकते हैं। इनको बर्ड्स या फिर आइज भी हम लोग पोटैटो की कह सकते हैं। आगे में लिखा है, इफ वी स्कूप आउट अ पार्ट ऑफ द पोटैटो विद द बर्ड इन इट कैन बी यूज्ड टू ग्रो अ न्यू प्लांट। हम लोग या फिर उसका ये निकाल देना, तो फिर इस पोटैटो की जो बर्ड थी, आलू की जो बर्ड थी, उनसे नया प्लांट बनाया जा सकता है। सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट सच एज फर्न्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स। मीन्स कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, मीन्स प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं होते, जैसे फर्न्स, वो उनमें सीड लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम स्पोर्स कहते हैं। हम उनमें स्पोर्स कहते हैं। Spores are usually found on the underside of leaves and look like tiny tuft of velvet. जो स्पोर्स होता है, स्पोर्स एक चीज़ है जो सीड लाइक जैसी होती है। सीड लाइक स्ट्रक्चर को स्पोर्स कहा जाता है। जो स्पोर्स है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो हमें सीड के अंदर पाया जाता है। सीड के अंदर टाइनी टफ्स ऑफ वेलवेट होता है। टफ्ट मतलब क्या होता है? टफ्ट मतलब गुच्छा होता है, और जो वेलवेट मतलब मखमली होता है। मतलब मखमली का जो गुच्छा होता है उसे टफ्स ऑफ वेलवेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मखमली का गुच्छा को टफ्स ऑफ वेलवेट कहते हैं। स्पोर्स व्हेन रिप फॉल ऑफ द लीफ। जो स्पोर्स होते हैं, जब वो पक जाते हैं, वो लीफ में गिर जाते हैं, मतलब वो पत्तों में गिर जाते हैं। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। कुछ जो पौधे होते हैं उनकी लीफ से भी हम लोग नए प्लांट बना सकते हैं। हम लोग स्टेम से भी बना सकते हैं, रूट से भी बना सकते हैं और लीफ से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे लीफ की बात की गई है। अभी इधर क्या लिखा है? बायरोफिलियम हैज टाइनी लीव्स दैट ग्रो अराउंड द एज ऑफ ईच लीफ। मीन जो बायरोफिलियम एक प्लांट का नाम है, उसमें बहुत छोटे छोटे लीव होते हैं। ये आप देख पा रहे हो, इतने छोटे छोटे उधर लीव है, इतने छोटे छोटे एक लीव है, वो अराउंड द एज ऑफ ईच लीव। अभी बताता हूँ एज क्या होता है। वो हर लीव के किनारे में उगते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एकदम ऐसे तो नहीं उग रहा है, एक इस साइड उग रहा है, एक इस साइड उग रहा है, वो हर लीव के किनारे में उगते हैं। If we pluck these tiny leaves and provide them with a favorable environment, the tiny leaves will eventually grow into new plants.
या फिर हम लोग ये जो लीव्स है ना इतनी छोटी छोटी, हम इन लीव्स को हम लोग इन लीव्स को तोड़ दे, निकाल ले और इनको जहाँ पे, और हम लोग इनको कई और जगह लगा दे तो फिर ये जो छोटी छोटी ये जो लीव्स है ये अचानक से फटाफट ये नए प्लांट बना देंगी। नए जहाँ पे हम लोगों ने लगाया था उधर एक नया प्लांट बन जाएगा। ये कौन से प्लांट से बनाया जा सकता है? बायरोफिलियम प्लांट से हम लोग लीव्स बना सकते हैं, बायरोफिलियम। तो ये हमारा लास्ट पेज है, ये हमारा पेज नंबर 3 है, लास्ट पेज, इस चैप्टर का लास्ट पेज है। तो इधर क्या लिखा है? फर्स्ट टॉपिक है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मतलब क्या होता है? ग्राफ्टिंग मतलब अभी हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे ग्राफ्टिंग मतलब क्या होता है। A graft is used to reproduce variety that are difficult to grow such as apple, pear, hibiscus, rose and so on। मीन जो ग्राफ्ट है, ग्राफ्ट से हम लोग बहुत अलग अलग तरह की वेराइटीज़ हम लोग जो बहुत मुश्किल होती है ना उगाने के लिए, वो हम लोग उगा सकते हैं, जैसे एप्पल्स, पियर्स, हिबिस्कस, रोज और भी बहुत सारी चीज़ें जो डिफ़िकल्ट होती है, जो बहुत मुश्किल होती है उगाने के लिए, वो हम ग्राफ्ट से उगा सकते हैं। Grafting literally means joining parts of two or more plants together such that they grow as one plant। Grafting का accurate मतलब क्या? Grafting का accurate मतलब ये होता है कि एक प्लांट को काट के, उसका आधा पार्ट को काट के कोई दूसरे प्लांट में जोड़ दो। क्या आप कोई सी भी चीज़ से जोड़ सकते हो, टेप से जोड़ सकते हो, टेप वगैरह से जोड़ सकते हो। तो फिर एक प्लांट का पार्ट लेके दूसरे प्लांट में जोड़ दो, जैसे एकदम ऐसे ग्रो करे, एकदम ऐसे उगे कि जैसे वो एक ही प्लांट है, उसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। उसका एक्यूरेट मतलब ये होता है, ग्राफ्टिंग का एक्यूरेट मतलब। इधर आप इस फोटो में देख सकते हो, ये फर्स्ट पार्ट काट रहा है, फिर दूसरे प्लांट से लगा रहा है और एकदम ऐसा लग रहा है ना एक ही प्लांट है। जब लगाने के बाद थर्ड फोटो में दिख रहा है कि एक ही प्लांट है, ऐसा होता है, इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। अभी हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। लास्ट टॉपिक है प्लांट अडेप्शन, मतलब प्लांट के अडेप्शन, मतलब वो किस क्लाइमेट में वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। लाइक एनिमल्स, प्लांट ऑल्सो अडेप्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। मीन्स एनिमल जैसे हम लोग एग्जाम्पल मान लें कि पोलार बियर ठंडी जगह एंटार्क्टिका में पाया जाता है, जहाँ पे बहुत ठंडी होती है ना उधर पोलार बियर पाया जाता है। जैसे पोलार बियर सिर्फ ठंडी में पाया जाता है, हम लोग उसको इधर इंडिया हम लोग जहाँ पे बहुत गर्मी हो उधर ला दे हम लोग उसको, तो फिर वो सर्वाइव कर पाएगा? क्या वो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा ना, क्योंकि उसको तो ठंडी की आदत पड़ गई है, वो उधर ही उसको ठंडी की आदत पड़ गई है, वो सीधा गर्मी में थोड़ी ना रह सकता। जैसे हम लोग कहीं चले जाए, हम लोग कोई ठंडी प्लेस पे चले जाए, तो फिर हम लोग उधर हमें उसकी आदत डालने में बहुत समय लगेगा ना, क्योंकि हम लोग इधर रह चुके, क्योंकि हम लोग गर्मी वगैरह मीडियम टाइप के क्लाइमेट में रह चुके हैं। वैसे एनिमल्स को और प्लांट्स को भी अडेप्ट करने में, अलग अलग कंडीशन में सर्वाइव करने में मुश्किल प्रॉब्लम होती है। जहाँ पे उनको आदत मिल गई उधर वो सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं। और डेजर्ट इज़ यूजुअली हॉट एंड ड्राई। जो डेजर्ट होता है वो हॉट और वो बहुत गर्म होता है और वो बहुत सूखा होता है। जो रेगिस्तान होता है वो बहुत गर्म होता है और सूखा होता है। द सॉइल इज ऑफन सैंडी और रॉकर एंड अनेबल टू रिटेन वाटर। जो सॉइल होता है, जो रेत होती है, वो बहुत सैंडी, वो बहुत रेतीले टाइप होती है ना, एकदम डेजर्ट में एकदम रेत टाइप होती है, या फिर उधर रॉक्स होते हैं बहुत सारे, और उधर वो पानी अटेन नहीं कर सकता, पानी उधर आ नहीं सकता, पानी को इतनी जल्दी सोख नहीं पाएंगे ना रेत में, कि ऊपर तो बारिश होती नहीं, इसलिए वो पानी को सोख ही नहीं पाते। उधर पानी की कमी होती है डेजर्ट में। In order to cope with the scarcity of water, some plants store water in their stems or leaves. Means in order to cope with the scarcity of water means उनको भी सामना करना पड़ता है। उनके पास पानी की कमी है, ज़्यादा डेजर्ट में पानी नहीं रहता ना, इसलिए उनके पास पानी की कमी है। इसलिए जो कुछ प्लांट है वो पानी को स्टोर करते हैं अपनी स्टेम्स में या फिर अपने लीव्स में, मतलब पत्तों में। प्लांट सच एज have bulbous stem that store water। प्लांट जैसे कैक्टस भी कह सकते हैं, ये है कैक्टी प्लांट, कैक्टस भी कह सकते हैं। प्लांट जैसे कैक्टी में उसमें बल्बस स्टेम होते हैं। उसमें कैसे स्टेम होता है? उसमें बल्बस स्टेम होते हैं दैट स्टोर वाटर। जो बल्बस स्टेम मतलब जो उबड़े हुए स्टेम होते हैं ना, वो होता है बल्बस स्टेम।
जो कैक्टी जैसा प्लांट है ना, कैक्टी, उसमें उबड़े हुए स्टेम रहते हैं जो स्टोर वाटर, जो पानी को स्टोर करते हैं, पानी को बचाते हैं, स्टोर करते हैं अपने अंदर। डेजर्ट प्लांट्स हैव स्पाइन्स rather than leaves. They have light colored hair that helps feed them and hence reduce water loss. जो डेजर्ट के जो प्लांट है उधर स्पाइन्स लगे रहते हैं, एकदम कांटे लगे रहते हैं, उधर लीव्स नहीं होती, उधर कांटे लगे रहते हैं, स्पाइन्स लगे रहते हैं। दे हैव लाइट कलर्ड हेयर, उनके पास एकदम लाइट कलर के होते हैं ना, लाइट कलर जैसे आप देख पा रहे हो ग्रीन। ये इतना अच्छे से डार्क नहीं है, थोड़ा लाइट है, ये पूरा डार्क नहीं है ना, लाइट कलर के होते हैं उधर डेजर्ट में। दैट हेल्प शेड देम, जो उनको हेल्प करते हैं, जो उनको शेड करवाने में मदद करते हैं। और जो पानी की जो कमी होती है ना, पानी का जो लॉस होता है, इतना सभी लॉस वो होने नहीं देते, ज़्यादातर वो लॉस वो होने नहीं देते। बारिश होती है तो वो अपने लीव्स या स्टेम में पानी को स्टोर करके रखते हैं, अपने अंदर वो स्टोर करके रखते हैं पानी को। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है, इन रीजन्स ऑफ excessive rainfall there is a risk of flooding, soil erosion and loss of nutrients from the soil. जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है ना, वहाँ पे रिस्क होता है किसका, फ्लूडिंग का रिस्क लेता है, सॉइल इरोजन का रिस्क लेता है। सॉइल इरोजन मतलब जैसे कभी कभार जो धरती होती है, धरती नहीं, जैसे जो धरती टाइप होती है ना, वो एकदम ऐसे जो रोड होता है ना, वो ऐसे टूट जाता है, मतलब वो थोड़ा ऐसे टूट जाता है, और जहाँ पे जितना पार्ट टूटता है ना उधर पानी होता है, वो एकदम टूट जाता है, मतलब ज़मीन ही बिखर जाती है, टूट जाती है, ऐसा होता है, उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। और उधर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के लॉस होते हैं, मतलब उधर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ना मिलते हैं, लेकिन उधर लॉस हो जाते हैं, सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के लॉस हो जाते हैं। Plants in some region have flowers and leaves coated with a wax-like substance which does not allow water to stay on them. प्लांट्स उन जैसे रीजन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है, उधर फ्लावर्स होते हैं और जो लीव्स होती है, फ्लावर और जो लीव्स होते हैं, फूल और जो पत्ते रहते हैं ना, वो कोटेड होते हैं, मतलब वो वैक्स लाइक सब्सटेंस मतलब मोम भी कह सकते हैं हम लोग वैक्स लाइक सब्सटेंस को। उनके लीव्स जो है वो मोम से कोटेड होते हैं, मोम से ढके रखे होते हैं। विच डज नॉट अलाउ टू वाटर स्टे ऑन देम, जहाँ पे उन पे वाटर जो है ना, वाटर इतना सा भी नहीं रह सकता, वाटर लगेगा तो फिर वो सीधा गिर जाएगा, पानी नहीं लगता उधर, पानी सारा गिर जाता है पत्तों या फिर फ्लावर पे आएगा, क्योंकि वो मोम से होते हैं ना, मोम से ढके होते हैं। द वाटर स्लाइड्स ऑफ इजीली, मैंने आपको अभी बताया कि जो वाटर है वो फटाफट गिर जाएगा वाटर उधर से। प्लांट्स इन दिस रीजन हैव शैलो रूट्स विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द सॉइल। प्लांट उन जैसे रीजन में होता है उधर शैलो रूट्स होते हैं जो विच एब्जॉर्ब, जो न्यूट्रिएंट्स को, जो टॉप ऑफ द सॉइल, जो तीन टाइप के सॉइल होते हैं ना, टॉप सॉइल वगैरह, बेड रॉक सॉइल, ये सब जो टॉप सॉइल, ये सब जो सॉइल होता है ना, वो जो एकदम टॉप पे रहता है, एकदम सॉइल एकदम टॉप पे रहता है ना, विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द सॉइल, जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं टॉप सॉइल से, एकदम ऊपर वाले सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। The roots of plants such as mangroves that are found in wet marshland are propped up as if on slits so that water does not collect under them. जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे मैंग्रोव्स दैट आर फाउंड इन वेट मार्शलैंड, वो बहुत सॉफ्ट लैंड पे, तब जहाँ पे एकदम सॉफ्ट लैंड होता है ना, उधर वो पाए जाते हैं। आर प्रॉप्ड अप एज ए ऑन स्लिट्स सो दैट वाटर डज नॉट कलेक्ट अंडर देम। आर प्रॉप्ड अप एज ए ऑन स्लिट्स, इस लाइन का मतलब ये है कि उनको सहारे की ज़रूरत चाहिए रहती है। जो मैंग्रोव्स है ना, इनको सहारे की ज़रूरत चाहिए रहती है, तो सहारे की ज़रूरत क्या है, ये वुड पे भी आ जाए, कहीं जगह भी ये लगाए जा सकते हैं, लेकिन बस इनको सहारा मिल जाए तो कोई जगह में भी रह लेंगे, कोई भी जगह रह लेंगे, बस इनको सहारा चाहिए, सो दैट वाटर डज नॉट कलेक्ट अंडर देम, इसलिए जो वाटर है वो इनके अंदर नहीं जाता, वाटर जो है इनके अंदर नहीं जाता है। आप देख सकते हैं कि वाटर इधर बाहर है, अंदर नहीं जा रहा है। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ।
अभी लास्ट पैराग्राफ है चैप्टर का, इसमें क्या लिखा? एक्वेटिक प्लांट हैव अंडर वाटर लीव्स एंड स्टेम्स दैट आर फ्लेक्सिबल एंड कैन मूव विद वाटर करंट। एक्वेटिक प्लांट्स मीन प्लांट जो पानी के अंदर है, उनके जो लीव्स और जो स्टेम्स है होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं। दैट आर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, जो लचीले होते हैं और जो पानी की वेव्स के साथ मूव करते हैं, चलते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट हैव वेयर स्पीसीज इन देयर स्टेम्स टू हेल्प होल्ड द प्लांट अप इन द वाटर। कुछ एक्वेटिक प्लांट के स्टेम में हवा होती है जो मदद करते हैं पानी, जो प्लांट को किस चीज़ के लिए मदद करते हैं? जो प्लांट को पानी के अंदर पकड़ के रखने में मदद करते हैं। The plants absorb nutrients through their leaves directly from the water। जो प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं उनकी लीव्स की मदद से, उनकी लीव्स की वजह से डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर, जो वाटर जो है वाटर से सीधा वाटर से वो जो न्यूट्रिएंट्स को है ना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सीधा वाटर से डायरेक्टली से कर लेते हैं, एकदम वाटर से एकदम सीधा लीव्स के थ्रू। सम प्लांट हैव लीव्स दैट फ्लोट ऑन द वाटर टू कैच सनलाइट। कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ पौधे जो होते हैं जिनमें लीव्स होती है दैट फ्लोट ऑन द वाटर टू कैच सनलाइट। वो पानी में इसलिए बहती है क्या उनको सनलाइट मिल सके, क्या उनको सूर्य की जो लाइट होती है वो मिल सके। Floating plants have chlorophyll on the upper surface of leaves which receive sunlight। फ्लोटिंग प्लांट्स का जो लीव्स का जो एकदम ऊपर का जो सरफेस होता है ना, उधर क्लोरोफिल होता है विच रिसीव सनलाइट, जहाँ पे सनलाइट आती है, जहाँ पे सूर्य की जो लाइट होती है वो उधर आती है। द अपर सरफेस हैज़ अ वैक्सी कोटिंग दैट कीप्स ऑफ मैनी एक्वेटिक प्लांट प्रोड्यूस सीड्स दैट कैन फ्लोट। जो अपर सरफेस, जो एकदम ऊपर का जो सरफेस होता है ना लीव्स का, वो वैक्सी कोटिंग होता है। वैक्सी कोटिंग मतलब जो मोम से कवर होता है, जहाँ पे वाटर पहुँच ही नहीं सकता, वाटर उधर आ नहीं सकता। मैनी एक्वेटिक प्लांट प्रोड्यूस सीड्स दैट कैन फ्लोट। जो बहुत सारे जो एक्वेटिक प्लांट जो पानी के अंदर है, बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट वो सीड को प्रोड्यूस करते हैं, उनसे सीड आती है, जो सीड आती है ना वो भी बहने लगती है। सो गाइस, हम लोगों ने इस पूरे पैराग्राफ को ख़त्म करके हम लोगों ने हमारा पूरा चैप्टर नंबर 20 हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे, मैटर। So thank you guys for watching this video. If you get any doubt in this video, so please comment in the video, and if there is my mistake in this video, so you have to comment in the comment section, and now go and comment in the comment section. So thank you, bye bye, and please like, share and subscribe in this video. Bye.